नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र 2017 के सफर में। मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पंजाब और गोवा में थमा प्रचार का शोर। आखिरी दिन राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत। सुरक्षित और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने कसी कमर। अमेठी और रायबरेली की सीटों को लेकर सुलझा विवाद। कांग्रेस 8 और समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। अखिलेश और मायावती का धुआंधार प्रचार। मुफ्त उपहार के चुनावी वादे पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मांगा स्पष्टीकरण। 8 सप्ताह में केंद्र और चुनाव आयोग को देना होगा जवाब। उत्तराखंड में राज्य आंदोलन से निकली पार्टियां भी चुनावी मैदान में। जनाधार बढ़ाने की चुनौती। कांग्रेस और बीजेपी के वोटों में सेंध मारी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में मतदाताओं को रिझाने के लिए उम्मीदवार कई वादे कर रहे हैं। कई प्रत्याशी मुफ्त उपहार देने की कोशिश में भी हैं, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने राजनीतिक दलों को मुफ्त में सामान बांटने के चुनावी वादे करने से रोकने के मसले पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इन पक्षों से जवाब मांगा है। याचिका में ऐसे वादों पर रोक लगाने की मांग की गई है। कोर्ट ने आयोग को स्पष्ट करने को कहा है कि चुनावी घोषणा पत्र को लेकर उसके दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुरूप हैं या नहीं। कोर्ट ने केंद्र को भी नोटिस जारी किया है। केंद्र और चुनाव आयोग को 8 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करना होगा। इस मामले की अगली सुनवाई 24 मई को होगी। याचिका में दावा किया गया है कि चुनाव आयोग ने अपने हालिया दिशा निर्देश में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की उपेक्षा की है। जुलाई 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि घोषणा पत्र में वादा करना भ्रष्ट व्यवहार नहीं है, लेकिन सामान मुफ्त बांटने से निश्चित तौर पर लोग प्रभावित होते हैं। याचिका में कहा गया है कि इस तरह के वादे से चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर असर पड़ता है। और आइए अब बात करते हैं पंजाब विधानसभा चुनाव की। तो बीते महीने भर से धुआंधार प्रचार का गुरुवार शाम 5 बजे अंत हो गया। पंजाब की सभी 117 सीटों पर आखिरी मौके तक सभी राजनीतिक पार्टियों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए पूरा जोर लगा दिया। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री राजनाथ सिंह से लेकर बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के कई आला नेताओं ने प्रचार का जिम्मा थामा। पहली बार पंजाब के चुनावी मैदान में उतरी आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल समेत कई नेताओं ने जमकर प्रचार किया। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत तमाम नेताओं ने जीत के लिए पूरा जोर लगा दिया। पंजाब में 4 फरवरी को मतदान होना है और इसमें मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल समेत कैप्टन अमरिंदर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू और भगवंत मान जैसे कई कद्दावर नेताओं की किस्मत तय होनी है। प्रचार थमने के बाद अब घर घर जाकर वोट मांगने का सिलसिला जारी है। 4 फरवरी को मतदान होने के बाद बाकी 4 राज्यों के साथ 11 मार्च को पंजाब के भी नतीजे घोषित किए जाएंगे। और प्रचार थमने से पहले कांग्रेस ने पंजाब में पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस उपाध्यक्ष ने 3 जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सत्ताधारी अकाली दल समेत आम आदमी पार्टी पर कई सवाल उठाए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पंजाब के मतदाताओं को पक्ष में करने के लिए पूरा जोर लगा दिया। प्रचार के आखिरी दिन उन्होंने कांग्रेस के मजबूत गढ़ों में सभाएं की। संगरूर में उन्होंने सत्ताधारी शिरोमणि अकाली दल की जमकर आलोचना की। जहां गुरु नानक जी ने 13-13 की बात की, आपकी सरकार मेरा की बात करती है। तो सबसे पहला काम, पंजाब में जो भी सरकार आए वो तेरे के लिए काम करे। राहुल गांधी एक बार फिर नशे के मुद्दे को लेकर सत्ताधारी पार्टी पर बरसे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नशा मुक्त पंजाब बनाने के लिए प्रतिबद्ध है कि 1 महीने के अंदर वो एक नया कानून लाए और जो लोग चिट्टे को फैलाने का काम करते हैं, बेचने का काम करते हैं, बांटने का काम करते हैं, उनको एकदम जेल के अंदर करें और उनकी प्रॉपर्टी सरकार ले ले और आपको दे।
जनसभा के बीच उन्होंने साझा चूल्हा कार्यक्रम के तहत लोगों के साथ खाना भी खाया। लंबी सीट पर प्रचार के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह भी उनके साथ रहे। लंबी में टक्कर कांटे की है। पंजाब के मौजूदा डिप्टी सीएम और पूर्व सीएम आमने सामने हैं, तो आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारकर मुकाबला और दिलचस्प कर दिया है। अब नतीजे कुछ भी हो, लेकिन तीनों ही पार्टियों की शाख दांव पर है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, लंबी। और मतदान से ठीक पहले पंजाब में कांग्रेस ने इंदर शेखरी को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इंदर शेखरी और उनके 5 समर्थकों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप लगा है। दरअसल इंदर शेखरी पार्टी के फैसले के बावजूद बागी होकर बटाला सीट से चुनावी मैदान में उतर गए थे। इससे पहले कांग्रेस की तरफ से कई नेताओं ने उन्हें नामांकन वापस लेने की अपील की, लेकिन ऐसा नहीं होने के बाद कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। शिरोमणि अकाली दल का गढ़ कहलाने वाले मजीठा में इस बार त्रिकोणीय मुकाबले के आसार नजर आ रहे हैं। रोजगार और नशा इस बार पूरे मजीठा में सबसे बड़े मुद्दे के तौर पर सामने आया है। अमृतसर से करीब 18 किलोमीटर दूर मजीठा पंजाब की बेहद महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है। पहली बार चुनावी मैदान में उतरी आम आदमी पार्टी ने यहां पर पूरा जोर लगा रखा है। पार्टी के उम्मीदवार हिम्मत शेरगिल यहां जोर शोर से नशे का मुद्दा उठा रहे हैं। बड़ी मछलियां ये काम कर रही हैं, बिग शार्क्स जो ड्रग लॉर्ड्स हैं, उनको जेल में डाला जाएगा और बहुत सख्ती कर दी जाएगी। अब ये सब कुछ वही मैं कह रहा हूँ ना कि जो सबसे बड़ा मंत्री है यहाँ का, जिसका सारा परिवार इस समय पावर में है, जब वही सरगना है तो ड्रग्स तो फैलेंगी ही। तो जब उसको पकड़ेंगे। कांग्रेस भी प्रचार में पीछे नहीं है। कांग्रेस का आरोप है कि 10 वर्षों में अकाली दल ने मजीठा को विकास के नक्शे पर पीछे ढकेल दिया है। Farmers, they suffered like anything financially, psychologically, and same was the case with farmers of that area, Malwa, last time with the cotton when there was a white fly attack and that was not controlled. तो वहीं विक्रम सिंह मजीठिया इस बार लोगों के बीच अब तक सरकार के कामकाज गिना रहे हैं। रोड्स की, ब्रिजेस की, स्टेडियम्स की, कॉलेज की, स्कूल की, हर तरीके की समस्या थी। आज हमने वो सारी समस्याओं को सॉल्व करके जहाँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करा, वहाँ पे जो कनेक्टिविटी है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी, उसको हर गांव तक, हर बाहर गली तक पहुँचाया। मजीठा के लोग सरकार से रोजगार और विकास की उम्मीद लगाए बैठे हैं। जा माड़ा ही हाल है जी, बहुत ज्यादा चिट्टा चुट्टा ज्यादा वा, नौकरी नाकरी कोई मिलती नहीं है, बस वेले इदा घूमते रहने। मैं यही उम्मीद करता हूँ भी पंजाब का बहुत बुरा हाल है, जो भी नौजवान लड़के हैं सभी नशे में डूबे हैं, तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जो भी नशा पंजाब में चलता है सब बंद हो जाए, तो पंजाब के जो भी नौजवान लड़के हैं। मजीठा में 1,35,000 मतदाता हैं। यहाँ पिछले 10 साल से अकाली दल का दबदबा कायम है, लेकिन इस बार मुकाबला कांटे का दिख रहा है। मजीठा हमेशा से ही खास रहा है। यहाँ से विधायक ही नहीं बल्कि मंत्री भी चुना गया है, और अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अकाली दल की पारंपरिक सीट को चुनौती दे उसी की वोट पर सेंध लगाने की कोशिश की है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, मजीठा। और अनु दीवान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनका रुख करते हैं। अनु, विक्रम सिंह मजीठिया के लिए इस बार उनकी राह कितनी मुश्किल दिखाई दे रही है आपको? बिल्कुल दीपक, ये जो पंजाब का चुनाव है वाकई में बेहद दिलचस्प हो गया है, क्योंकि 3 त्रिकोणीय मुकाबला होने से ना ही सिर्फ कांग्रेस बल्कि अकाली दल के लिए भी बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। क्योंकि अब अगर हम ये देखें तो पिछले 10 साल से अकाली दल यहाँ पे रही है, तो एंटी इनकम्बेंसी और करप्शन का जो फैक्टर है वो उसको काफी हिट कर रहा है, जिसका फायदा सीधा सीधा आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। तो विक्रम मजीठिया के लिए भी अपनी ये पारंपरिक सीट जरूर रही है, लेकिन बेहद मुश्किल जरूर है, क्योंकि यहाँ पे हिम्मत शेरगिल है जो उनको चुनौती दे रहे हैं, जो खुद एक एडवोकेट और नशे के लेकर काफी काम भी करते आए हैं पंजाब में। और वहीं दूसरी तरफ लाली मजीठिया है जो खुद ये चैलेंज करते हैं कि जैसे ही यहाँ पे उनकी सरकार बनेगी
तो वो यहाँ पे नशा मुक्त के लिए कई केंद्र बनाएंगे, सब बनाएंगे। लोगों के सामने काफी सारे वादे हैं। अब मजीठिया के लोग भी इस बात को, नशे की ये जो समस्या है इसको लेके बेहद परेशान है। जिस तरह से बातें उठती आई हैं, और पूरे ये सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का सवाल नहीं है, इसका पूरा का पूरा असर आसपास के इलाकों में भी पड़ता है। हमने कई युवाओं से बात करने की कोशिश की तो बहुत मुश्किल से एक आध युवा जो हमें मिला, जिसका आपने सुना भी, तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे 12वीं में पढ़ते हैं लेकिन हमारे पास स्कूल तक जाने का नहीं होता, क्योंकि यहाँ का माहौल ही सब कुछ बिगड़ चुका है। यही वजह है कि यहाँ इस पे बार जितने नशा युवा जो 12वीं कर चुके हैं, कॉलेज में जाना भ्रष्टाचार एक चाहते हैं, बड़ा उनके मुद्दा बन पास रहा है। कॉलेज शुक्रिया अनु इस तमाम जानकारी के लिए। अब बात गोवा की। गोवा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का शोर गुरुवार शाम थम गया। अब उम्मीदवार घर घर जाकर प्रचार में जुटे हुए हैं। गोवा की 40 विधानसभा सीटों के लिए कुल 250 प्रत्याशी मैदान में हैं। दक्षिण गोवा की सीटों पर 131 उम्मीदवार और उत्तरी गोवा से 119 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में 202 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई थी। दक्षिण गोवा की विल्यम सीट पर सबसे ज्यादा 12 उम्मीदवार खड़े हैं। बीजेपी ने राज्य की 36 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि 2 सीटों पर वो निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन कर रही है। कांग्रेस ने 37 सीटों पर किस्मत आजमाई है इस बार। एनसीपी, जिससे गठबंधन नहीं हो पाया कांग्रेस का, एनसीपी ने 16 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि एमजीपी, जीएसएम और शिवसेना ने गठबंधन बनाया है और इस गठबंधन ने 26 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा उम्मीदवार उतारे हैं। 40 में से 39 सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। वोटरों की बात करें तो राज्य में कुल 11,08,000 मतदाता है, जो 4 फरवरी को 1,649 पोलिंग बूथों पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। हर तरफ से हमने प्रिपरेशंस को जारी रखा है और पोलिंग पर्सनल के ट्रेनिंग से लेके उनके डिप्लॉयमेंट, उनका ट्रैवल प्लान, ईवीएम्स की तैयारी, जनता को वीवीपैट के बारे में अवेयरनेस देने के लिए जो पहली बार किसी राज्य में पूरी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है पोलिंग के लिए। 24 कंपनी नॉर्थ गोवा के लिए यहाँ पहुंची हैं और कई दिनों से फ्लैग मार्चेस से लेके, एरिया डोमिनेशन से लेके, वल्नरेबल जो हैमलेट्स है वहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग तक सीएपीएफ एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, सीएपीएफ के जो जवान हैं। और प्रणव गोस्वामी हमारे संवाददाता इस वक्त गोवा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रणव, चुनाव आयोग ने कमर कस ली है, तमाम राजनीतिक दलों ने भी अपनी ताकत झोंके रखी, लेकिन इस बार गोवा में जो मुख्य मुद्दे हैं चुनाव के, वो क्या हैं? देखिए, गोवा के चुनाव में बहुत सारे अहम मुद्दे हैं। नोटबंदी के बाद का जो असर है वो एक बड़ा मुद्दा है। खासतौर पर ये देखा गया है कि नोटबंदी की वजह से जो पर्यटन है उस पर प्रभाव पड़ा है। उसके पूरे पर्यटन जिसके लिए कि गोवा मशहूर है, और खास तौर पर ऐसे वक्त में जब ये सर्दियों का वक्त होता है, नवंबर से लेकर और मार्च तक का जो महीना होता है, जो सबसे ज्यादा टूरिस्ट सीजन होता है, उस दौरान ये नोटबंदी का फैसला हुआ तो इसने एक अच्छा खासा प्रभाव पैदा किया। बिजनेस को लेकर कारोबारियों की शिकायत रही कि उनके काम धंधे इस बार पिछले सालों के मुकाबले उतने अच्छे नहीं हो पाए। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे मुद्दे हैं। कैसीनो एक बड़ा मुद्दा है कि कैसीनो को बंद करने का दावा कांग्रेस ने भी और आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में किया, जबकि बीजेपी ने कैसीनो को बंद करने की कोई भी जिक्र अपने मैनिफेस्टो में नहीं किया। और ये माना जा सकता है कि बहुत बड़ा एक रेवेन्यू राज्य सरकार का जो है वो कैसीनो से आता है, और इन तमाम मुद्दों पर जनता 4 फरवरी को वोट डालेगी और देखना होगा कि किस पर विश्वास है जनता को। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रणव इस तमाम जानकारी के लिए। और अब चलते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 5वें चरण की अधिसूचना जारी होने के साथ ही आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। 5वें चरण में प्रदेश के 11 जिलों की 52 सीटों पर 27 फरवरी को मतदान होगा। 9 फरवरी तक नामांकन भरे जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 10 फरवरी को होगी। उम्मीदवार 13 फरवरी तक नाम वापस ले सकेंगे। इधर तीसरे चरण की 69 सीटों के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच की गई। इस चरण में 19 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। और इस बीच सियासी दलों का प्रचार प्रसार भी जोरों पर है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज मुजफ्फरनगर और खतौली में चुनावी रैलियां की।
खतौली में मुख्यमंत्री ने दावा किया कि जब तक केंद्र से बीजेपी सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे, कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन जारी रहेगा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गुरुवार को मुजफ्फरनगर में दावा किया कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की हवा चल रही है। मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोगों को नोटबंदी से हुए नुकसान और काले धन का हिसाब दे। जो अच्छे दिनों के वादा कर रहे थे, इतना इन्होंने प्रचार किया जिसकी आप और हम कल्पना नहीं कर सकते। कहा कि हम काला धन वापस लेकर के आएंगे, हम भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, अब तो बजट भी शामिल आ गया आपका सामने, और जितना पैसा था हम पर, आप पर, किसी पर 500,000 रुपए सब जमा करा दिए। बताइए, हम पूछना चाहते हैं, बताओ काला धन कितना निकला आपके पास? मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के साथ गठबंधन पर भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि गठबंधन तो बड़े दल और बड़े दिल के साथ ही होता है। कभी कभी लोग आरोप लगा देते हैं, हमारे पार्टी के लोग भी नाराज हो जाते हैं कि आपने कांग्रेस पार्टी को इतनी सीटें क्यों ज्यादा दी। हमने कहा कि अगर दोस्ती करनी है तो बड़े दिल से दोस्ती करनी पड़ेगी, बड़े दिल से। याद रखना, अगर दोस्त कंजूस हुआ तो आपका कोई सपना पूरा नहीं हो सकता कभी। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि अब सब वर्ग के लोग उनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि ये प्रदेश नहीं, देश का चुनाव है और इससे देश की राजनीति की दिशा तय होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बुलंदशहर और हाथरस में चुनावी रैलियां की। मायावती ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनने जा रही है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आरोप लगाया है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा है कि लोग समाजवादी पार्टी के शासन से तंग आ चुके हैं और बदलाव चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी अपने राज्य के स्वार्थ में अपने मूल सिद्धांतों व असूलों को भी ध्यान पर रखकर ऐसी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ रही है, जिस पार्टी को यहाँ अराजक, आपराधिक, सांप्रदायिक, भ्रष्ट व जंगल राज आदि का खास प्रतीक माना जाता है। बीएसपी अध्यक्ष ने कहा है कि बीजेपी को सिर्फ माहौल खराब करना और खोखले वादे करने आते हैं। उन्होंने दावा किया कि राज्य में लड़ाई सिर्फ समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन और बीएसपी के बीच है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी की सरकार के बनते ही फिर यहाँ सभी वर्गों के पूरे आरक्षण को व अन्य सभी सुविधाओं को भी मौका पाकर उन्हें कभी भी खत्म कर सकती है, जिसे बचाने के लिए अब इस चुनाव में प्रदेश के खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को यहाँ बीजेपी को कतई भी वोट नहीं देना है। मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी की अंदरूनी कलह का फायदा उन्हें मिलेगा। उन्होंने दावा किया कि चुनाव में शिवपाल के खेमे के लोग अखिलेश यादव के उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस बीच रायबरेली और अमेठी जिले की 11 सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच की रस्साकसी खत्म हो गई है। अब इन जिलों की 8 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, जबकि बाकी 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी उम्मीदवार उतारेगी। समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह के खास और सरकार में मंत्री गायत्री प्रजापति को अमेठी से उम्मीदवार बनाया है। और अब उत्तराखंड की बात। उत्तराखंड राज्य के लिए जिन संगठनों और पार्टियों ने आंदोलन किए, वो चुनावी राजनीति में पीछे छूट गए। कुछ ने चुनाव जीता भी, लेकिन उनकी विश्वसनीयता कमतर होती गई। क्या है इसके पीछे की वजह? आइए इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। ये है महिला मोर्चा की तेज तर्रार नेता उमा भट्ट। उत्तराखंड आंदोलन के दौरान उमा के साथ प्रदेश की हजारों महिलाएं अलग राज्य के आंदोलन में शरीक हुई। लेकिन जब उत्तराखंड बना तो सत्ता की चाबी कांग्रेस और बीजेपी के पास चली गई। मैं सोचती हूँ किसी के दिमाग में नहीं था कि उत्तराखंड बनना है तो हमने चलाना है।
कुछ लोग कहते भी थे ऐसा बातचीत में कि तुम राजनीतिक दलों के लिए उत्तराखंड बना रहे हो। राज्य बनते बनते तो पार्टियां हावी हो गई, कांग्रेस भी बीजेपी भी हावी हो गई, इसका श्रेय लेने में भी वो आगे आ गई। उत्तराखंड क्रांति दल शुरू से ही चुनावी राजनीति में सक्रिय रहा। अलग राज्य बनने के ठीक बाद जब चुनाव हुए तो पार्टी को 4 सीटें मिली, लेकिन इसके बाद यूकेडी के विधायकों की संख्या लगातार कम होती गई। यूकेडी कांग्रेस और बीजेपी दोनों की सरकार में सहयोगी भूमिका में रही। इस दौरान और भी कई पार्टियां बनी। 2009 में बनी उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी उन्हीं में से एक है। पार्टी का आरोप है कि उत्तराखंड क्रांति दल ने कांग्रेस और बीजेपी से हाथ मिलाकर लोगों की उम्मीदों पर पानी फेरा है। हम लोगों ने उस दिशा में ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जो पार्टी राज्य के नाम पर उत्तराखंड क्रांति दल बनी थी, उस पार्टी ने हमेशा इस बात को महत्व दिया कि जो भी सरकार हो उसमें शामिल हो जाए। वो हर सरकार में जूनियर पार्टनर की तरह शामिल रही, उन्हें कभी उनको चुनौतियां नहीं दी। उत्तराखंड क्रांति दल में भी कई फाड़ हुए और सिमटते जनाधार को लेकर पार्टी में चिंता भी देखी जा रही है। यूकेडी को लगता है कि अगर उसकी अलग पहचान नहीं रही तो आने वाले दिनों में विधानसभा पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। ये सही बात है, ये गलती हमारी पार्टी से हुई है, इस गलती को हम मानते हैं, लेकिन आज की तारीख में हमारा मानना है कि उत्तराखंड क्रांति दल सशक्त रूप से आगे काम कर रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल ने ये फैसला लिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को किसी भी कीमत पर अपना समर्थन नहीं देंगे। उत्तराखंड के हित के लिए जिसको बात करनी होगी हम उत्तराखंड क्रांति दल से करेंगे। इन पार्टियों के बीच एकजुट होने की मुहिम भी चली, लेकिन सीट बंटवारे पर पूरा मामला अटक गया। फिलहाल रामनगर सीट पर उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के प्रभात ध्यानी को यूकेडी ने समर्थन दिया है, लेकिन बाकी सभी सीटों पर दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। वाम दलों के साथ भी गठबंधन नहीं हो पाया। ऐसे में जानकारों का मानना है कि इन पार्टियों के बीच वोट बंटवारे से एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी को फायदा मिलेगा। आंदोलन के जनाधार को चुनावी जनाधार में तब्दील करने में ये पार्टियां नाकाम रही और यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस ने इन पार्टियों को उभरने का मौका तक नहीं दिया। कैमरा पर्सन ओम प्रकाश के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी, नैनीताल। उत्तराखंड क्रांति दल ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों की सरकार में हिस्सेदारी की, लेकिन इस बार पार्टी अध्यक्ष पुष्पेश त्रिपाठी का दावा है कि वो किसी भी सूरत में इन दोनों पार्टियों को समर्थन नहीं देंगे। राज्यसभा टीवी संवाददाता दिलीप खान ने उनसे खास बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ हैं उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष पुष्पेश त्रिपाठी। पुष्पेश जी, 2003 में जब पहला चुनाव हुआ था यहाँ पे, उसमें आपकी पार्टी ने 4 सीट जीती, फिर 3, फिर 1। इस बार हम क्या माने? ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि राज्य बनाने का मकसद क्या था और किन उद्देश्यों को लेकर के उत्तराखंड क्रांति दल के नेतृत्व में इस राज्य की लड़ाई को लड़ा गया था। इन 16 वर्षों में आज भी जितनी भी सरकारें उत्तराखंड में रही, उन्होंने यहाँ की नीतियों के हिसाब से, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से कोई काम नहीं किया है। एक सवाल महत्वपूर्ण यह है कि उत्तराखंड में जब बीजेपी और कांग्रेस दोनों को सरकार बनाने के लिए किसी विधायक की जरूरत पड़ी तो उत्तराखंड क्रांति दल ने दोनों के साथ मिलकर सरकार बनाई। उत्तराखंड क्रांति दल का राजनीतिक स्टैंड हमेशा साफ और स्पष्ट रहा है। जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी को हमने समर्थन दिया तो उसमें 9 बिंदु मुख्य थे, जिसमें उत्तराखंड की राजधानी घोषित करना, दूसरा जो मैंने विकास खंडों की बात की, परिसीमन को खत्म करना। उत्तराखंड आंदोलन के दौरान जो छोटी छोटी पार्टियां, छोटे छोटे संगठन थे, वो आज के साथ आपके साथ एकजुट नहीं है। वो आपके साथ एक डिफरेंसेस के साथ उसी तरह खड़े हैं जैसे कांग्रेस और बीजेपी के साथ। उत्तराखंड में केवल सामाजिक संगठन उस दौर में हुआ करते थे और उत्तराखंड क्रांति दल के नेतृत्व में उन सारे लोगों ने राज्य आंदोलन की लड़ाई को लड़ा। वर्तमान में राज्य बनने के बाद ये चूंकि जैसा हमारा लोकतंत्र है उसमें जहां पर भी जिसके विचार नहीं मिलते हैं, बहुत सारे नए संगठन आए हैं, नए संगठनों का गठन हुआ है। क्या इस बार अगर कांग्रेस और बीजेपी दोनों में जिसको भी ज्यादा सीटें मिलती है और विधायक की जरूरत पड़ती है सरकार बनाने के लिए, तो क्या यूकेडी इस बार भी सरकार बनाने में हिस्सेदारी लेगी? उत्तराखंड क्रांति दल ने यह फैसला लिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को किसी भी कीमत पर अपना समर्थन नहीं देंगे। उत्तराखंड के हित के लिए जिसको बात करनी होगी हम उत्तराखंड क्रांति दल से करेगा।
कैमरा पर्सन ओम प्रकाश के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी, द्वाराहाट। और अब मणिपुर की बात। इरोम शर्मिला की पार्टी प्रजा सीटी को चुनाव चिन्ह बनाना चाहती है। चुनाव आयोग के सामने पार्टी ने अर्जी दी है कि उन्हें बतौर चुनाव चिन्ह सीटी आवंटित की जाए। पार्टी का मानना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सीटी चिन्ह सांकेतिक महत्व का होगा। फिलहाल आयोग ने इस पर कोई फैसला नहीं सुनाया है, लिहाजा प्रजा पार्टी चुनाव चिन्ह के लिए इंतजार कर रही है। आपको बता दें कि इरोम शर्मिला ने प्रदेश में आपसपा हटाने के लिए 16 वर्षों तक अनशन किया था और अनशन तोड़ने के बाद उन्होंने चुनावी राजनीति में शिरकत करने का फैसला किया। पहली बार वो विधानसभा चुनाव में शिरकत भी कर रही हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।